अब आइए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर दिल्ली से है। दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर बड़ी खबर है। ईडी ने आप नेता दुर्गेश पाठक को समन जारी किया गया। पूछताछ के लिए दुर्गेश पाठक को बुलाया गया। ईडी ऑफिस पहुंचे आप नेता दुर्गेश पाठक। इस वक्त की अपडेट है। शराब घोटाला मामले में ईडी की पूछताछ केजरीवाल के निजी सचिव से जारी है। विभव कुमार से पूछताछ ईडी कर रही है। इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है और साथ ही आप नेता दुर्गेश पाठक को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है और जानकारी ये सामने आ रही है कि ईडी ऑफिस पहुंचे हैं आप नेता दुर्गेश पाठक, उनसे पूछताछ। और मनोज वर्मा मेरे सहयोगी जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, क्या जानकारी है? दुर्गेश पाठक ईडी ऑफिस पहुंच चुके हैं पूछताछ के लिए। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि विभव कुमार जो अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव हैं, वो सुबह 11 बजे यहां पर पहुंचे थे। उन्हें समन किया गया था पूछताछ के लिए आबकारी मामले में, और दुर्गेश पाठक को भी आबकारी मामले में ही समन किया गया था 2 बजे के लिए। दुर्गेश पाठक सही 2 बजे अभी यहां पर पहुंच गए हैं। आपको बताना चाहूंगा इस मामले की इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है और जो 100 करोड़ रुपए की बात सामने आ रही है कि 100 करोड़ रुपए शराब नीति मामले में लिए गए थे और उसमें से 45 करोड़ रुपए गोवा चुनाव में खर्च किए गए थे। उसी वजह से जो ईडी की टीम है दुर्गेश पाठक से पूछताछ करना चाहती है, क्योंकि दुर्गेश पाठक उस वक्त गोवा चुनाव के इंचार्ज थे और इससे पहले भी दुर्गेश पाठक से एक बार ईडी की टीम पूछताछ कर चुकी है सितंबर 2022 में। अभी जो है अब दोनों को, विभव को और दुर्गेश पाठक को, दोनों को अभी ईडी की टीम ने पूछताछ के लिए बुलाया है। अब ये देखना होगा कि ये पूछताछ कितनी लंबी चलती है और वो कौन कौन से सवाल हैं जो ईडी दुर्गेश पाठक और विभव से जानना चाहती है। तो फिलहाल दोनों से जो पूछताछ है वो अंदर लगातार जारी है। जी मनोज, और कितनी देर से विभव कुमार से पूछताछ हो रही है? कितने घंटे हो गए हैं? और दोनों से अलग अलग पूछताछ हो रही है? दोनों को साथ में बिठाकर पूछताछ करेगी ईडी की टीम? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा विभव कुमार जो हैं वो सुबह 11 बजे ईडी दफ्तर पहुंचे थे। ईडी ने उनको समन किया था आज के लिए, तो 11 बजे वो पहुंच गए थे। 11 बजे से विभव से लगातार पूछताछ ईडी की टीम कर रही है और जो दुर्गेश पाठक हैं उनको 2 बजे का समय दिया गया था। तो जो दुर्गेश पाठक है वो अभी अभी यहाँ पर पहुंचे हैं। फिलहाल अभी दुर्गेश पाठक से पूछताछ शुरू नहीं हुई है, पहले विभव से पूछताछ की जा रही है। अभी ये देखना होगा कि क्या दोनों को आमने सामने बैठाकर भी पूछताछ की जाती है, क्योंकि जब ईडी ने विजय नायर के यहाँ, जो इस मामले का आरोपी है, उनके यहाँ पर रेड की थी, उस दौरान दुर्गेश पाठक भी उनके घर पर मौजूद थे। उस दौरान भी 2022 में ईडी ने दुर्गेश पाठक का जो फोन था वो जब्त किया था। अभी इस मामले की इन्वेस्टिगेशन ईडी लगातार कर रही है। 100 करोड़ रुपए की जो बात थी इस पूरे मामले में सामने आई थी कि आम आदमी पार्टी तक पहुंचे थे और उस पैसे का जो इस्तेमाल था वो गोवा चुनाव में किया गया था। 45 करोड़ रुपए गोवा चुनाव में इस्तेमाल किए गए थे। दुर्गेश पाठक क्योंकि गोवा चुनाव के दौरान इंचार्ज थे, यही वजह है कि ईडी की टीम ने दुर्गेश पाठक को पूछताछ के लिए बुलाया है। और जो विभव कुमार हैं वो अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव हैं। अरविंद केजरीवाल को ईडी पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है, तो दोनों से पूछताछ करना ईडी के लिए जरूरी था। तमाम सवालों की एक लंबी फहरिस्त ईडी की टीम ने बनाई है और पूछताछ जो है वो विभव से चल रही है और दुर्गेश पाठक से थोड़ी देर में पूछताछ शुरू होने वाली है। अभी पहुंचे हैं, उनसे पूछताछ अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन विभव कुमार से पूछताछ 11 बजे से लगातार चल रही है। ये जानकारी आप दे रहे हैं, आप रहे हमारे साथ। इसी बीच आम आदमी पार्टी का बयान भी सामने आ गया है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि प्रचार से रोकने की ये पूरी कोशिश हो रही है उनके नेताओं को। ईडी के समन पर आम आदमी पार्टी का बयान, प्रचार से रोकने की कोशिश की जा रही है। आम आदमी पार्टी के नेताओं को प्रचार नहीं करने दिया जा रहा, उनको रोका जा रहा है और इसीलिए लगातार उनको समन पर समन भेजे भी जा रहे हैं। दीपक रावत मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। दीपक, ये बड़ी खबर कि दुर्गेश पाठक ईडी ऑफिस पहुंचे हैं और इसी बीच में आपका ये बयान कि प्रचार से रोकने की ये कोशिश की जा रही है। जी, लगातार आम आदमी पार्टी ये कह रही थी कि दुर्गेश पाठक, सौरभ भारद्वाज, आतिशी, ये तमाम जो सेकंड लाइन के नेता हैं, इनकी भी गिरफ्तारी इस मामले में हो सकती है। और अब जिस तरीके से ईडी ने समन भेजकर दुर्गेश पाठक को बुलाया है पूछताछ के लिए, तो आम आदमी पार्टी का फिर से ईडी और केंद्र सरकार पर हमलावर है। सीधे तौर पर ये कह रही है कि बीजेपी और ईडी का गठबंधन हो गया है, इसीलिए चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को रोकने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को पूछताछ के बहाने बुलाया जाए और उनकी गिरफ्तारी कर दी जाए। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जिस बात का अंदेशा लगातार जता रही थी कि बहुत जल्दी ही सौरभ भारद्वाज, आतिशी और दुर्गेश पाठक को भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, तो उसी कड़ी को जोड़ते हुए आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि दुर्गेश पाठक को समन भेजकर बुलाया गया। हालांकि इससे पहले भी दुर्गेश पाठक को ईडी समन भेज चुकी है, वो सवाल जवाबों के लिए वहां पर पहुंचे थे, लेकिन इस बार फिर से जब बुलाया गया है और ऐसे वक्त बुलाया गया जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो चुकी है, चुनाव की घोषणा हो चुकी है, चुनाव होने हैं, तो ऐसे में ईडी और बीजेपी दोनों पर
इस वक्त आम आदमी पार्टी हमला कर देती है। ठीक है, बारी बारी से सभी को बुलाया जा रहा है पूछताछ के लिए। साजिश के तहत ये हो रहा है, प्रचार से रोकने की कोशिश की जा रही है। आम आदमी पार्टी यही आरोप लगा रही है भारतीय जनता पार्टी पर। बिहार की पटना साहिब सीट से बीजेपी उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद ने बड़ा बयान दिया है। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने दावा किया कि बिहार की 40 की 40 सीट बीजेपी जीतेगी। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार का ऐलान नहीं होने पर तंज भी कसा। आपको सुनवाते हैं। रविशंकर प्रसाद राजनीति का एक ऐसा नाम जो छात्र राजनीति से लेकर भारत सरकार में मंत्री तक रहे हैं, भारत सरकार के प्रवक्ता भी रहे हैं और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है एक बार फिर से पटना साहिब में जनता की सेवा करने के उद्देश्य से उम्मीदवार है। और रविशंकर जी बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि आपका जो चुनाव है वो आखिरी फेज़ में है, लेकिन फिर भी आप लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। पहला सवाल तो ये है कि कितना अंतर है 2019 और 2024 में? पिछली बार तो शत्रुघ्न सिन्हा आपके उसमें थे। तो मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि मेरे खिलाफ कौन उम्मीदवार आता है। अभी आपसे बात करके इन लोग से मिलता हुआ जाऊँगा। हमारे सारे मंडल के कार्यकर्ताओं से मेरी बैठक चल रही है, तो उनसे मिलूँगा। तो देखिए, आप भी मुझे भेज दीजिए कोई उम्मीदवार। प्रतीक्षा कर रहा हूँ, मैं उम्मीदवार की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। हाँ, इस बार का जो चुनाव है वो कहा जा रहा है कि 400 पार बीजेपी कह रही है। ये सवाल इसलिए है क्योंकि बिहार में 39 सीटें पिछली बार एनडीए को मिली थी। इस बार कितनी सीटें आप लोग दे रहे हैं? 40 की 40। कॉन्फिडेंस क्या है, हकीकत क्या है? 4 जून को बात करेंगे ना, आप मिलिएगा नाम से, हमको बधाई देने आइएगा ना। इलेक्टोरल बॉन्ड पर क्या कहेंगे? विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है कि चंदा दिया गया, जीरो टैक्स जो है वो उन कंपनियों ने दिया और मतलब मुनाफा का 93% 100% तक जो है वो लोगों ने चंदा दिया है भारतीय जनता पार्टी को। आप चूंकि लॉ मिनिस्टर भी रहे हैं, आईटी। इलेक्टोरल बॉन्ड ईमानदारी से चंदा देने की कोशिश थी। मेरे मन में एक सवाल है, पटना साहिब संसदीय क्षेत्र से जब दावेदारी की बात हो रही थी तो ऋतुराज सिन्हा का नाम आ रहा था। हालांकि ये सवाल थोड़ा पुराना हो गया है, मैं आपसे बहुत दिनों बाद मिल रही हूँ इसलिए। और ये कहा जा रहा था कि ये संभव है कि रविशंकर प्रसाद को इस बार टिकट नहीं मिले, लेकिन अचानक रविशंकर प्रसाद को टिकट मिलता है और ऋतुराज सिन्हा को टिकट नहीं मिलता है। ये क्या था, ये बताएंगे ज़रा? आपको मैं एक बताऊँ, इस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। मैं पार्टी का एक सीनियर कार्यकर्ता हूँ। पार्लियामेंट्री बोर्ड ने, प्रधानमंत्री ने, बाकी ने सोच समझ के निर्णय किया है। बस चुनाव में दावेदारी करने पर किसी की कोई रोक नहीं है। एक बार निर्णय होता है, फाइनल है। बंगाल आप गए हैं, आपने देखा भी है पिछले कुछ दिनों में जो बंगाल के हालात है वो ठीक नहीं है। एनआईए की टीम पर भी हमला हुआ है। कैसी स्थिति है बीजेपी की वहाँ पर? आपने तो आकलन किया होगा। आपको बताते हैं, ऐतिहासिक जीत होगी वहाँ। कितनी सीटें दे रहे हैं बीजेपी? सीट में अभी क्या बताऊं, ममता जी से बहुत ज्यादा। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। अपने सहयोगी अजीत गुप्ता के साथ निधि श्री, एबीपी न्यूज पटना। प्रधानमंत्री मोदी आज महाराष्ट्र के चंद्रपुर में रैली करेंगे। पीएम मोदी पहले छत्तीसगढ़ जाने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर और फिर महाराष्ट्र के चंद्रपुर में चुनावी रैली करेंगे पीएम मोदी। और प्रधानमंत्री मोदी की ये रैली शाम को होनी है, 5 बजे के आसपास का वक्त बताया जा रहा है, जिसकी तैयारियां वहां पर पूरी हो चुकी हैं। और देखिए, चंद्रपुर की लड़ाई काफी दिलचस्प हो गई है। चंद्रपुर सीट से बीजेपी के उम्मीदवार सुधीर मुनगंटीवार हैं, जो शिंदे सरकार में मंत्री भी हैं। उन्होंने ये दावा किया है कि इस बार चंद्रपुर सीट पर बीजेपी को जीत मिलेगी और इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर भी हमला बोला। महाराष्ट्र की चंद्रपुर लोकसभा सीट से भाजपा ने अपने सबसे पुराने सिपाही, 6 बार के विधायक और मौजूदा सरकार में मंत्री सुधीर मुनगंटीवार को उम्मीदवार बनाया है। सुधीर भाऊ की बार 400 पार और महाराष्ट्र में मिशन 45+, कैसे होगा पूरा? नहीं, देखो, अच्छा काम किया तो पूरा होगा ना। मध्य प्रदेश में पूरा हुआ, छत्तीसगढ़ में पूरा हुआ, राजस्थान में पूरा हुआ, तो महाराष्ट्र में भी पूरा होगा। छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक का वर्ष है। मुझे विश्वास है कि महाराष्ट्र के प्रगति के लिए हम 45 के आगे जाएंगे। मां दंतेश्वरी की पावन धरा को मेरा प्रणाम। आप विराजिए दोनों साथी। आज मैं हमारे बहुत पुराने साथी
बलिराम कश्यप जी की जन्मस्थली, कर्मस्थली और जब यहां आऊं तो पुरानी यादें ताजा होना बहुत स्वाभाविक है। शायद यहां का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं होगा कि मैंने और बलिराम जी ने साथ दौरा न किया हो। एक साथ हम प्रवास करते थे, संगठन के कार्य के लिए निकलते थे, तो स्वाभाविक है कि बलिराम जी ने जो तपस्या की, जो पुरुषार्थ किया, उसी का नतीजा है कि आज हम सब ने आपका इतना विश्वास प्राप्त किया है। प्यारे भाइयों बहनों, देश के लिए, आदिवासी कल्याण के लिए बलिराम जी हर पल जागरूक रहते थे। जितना हो सके करने का प्रयास करते थे और बस्तर ने, छत्तीसगढ़ ने मुझे और भाजपा के हमारे हर साथी को अपने आशीर्वाद देने में कोई कमी नहीं रखी है और आज भी यहां दूर दूर से इतनी विशाल संख्या में आप हमें आशीर्वाद देने आए हैं। मैं उधर रेलिंग के बाहर भी बहुत बड़ी तादाद में चारों तरफ लोगों को देख रहा हूं। आज मैं आपके बीच आया हूं। पिछले 10 साल में देश कहां से कहां पहुंचा है, देश ने कितनी प्रगति की है और उसमें आप सबका जो साथ मिला है, मैं आप सबका आभार व्यक्त करने भी आया हूं। आप लोगों ने यहां सिर्फ भाजपा सरकार ही नहीं बनाई, बल्कि विकसित भारत की आधारशिला भी मजबूत की है। छत्तीसगढ़ वासियों ने, बस्तर के मेरे भाई बहनों ने मोदी की गारंटी पर मोहर लगाई है। साथियों, अनेक दशकों बाद देश ने भाजपा की स्थिर और मजबूत सरकार देखी है। हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही गरीब का कल्याण। आजादी के बाद दशकों तक गरीब की जरूरतों को कांग्रेस की सरकारों ने नजरअंदाज किया। कांग्रेस ने कभी गरीब की चिंता नहीं की, उनकी परेशानियों को समझे तक नहीं। कांग्रेस के सबसे बड़ी परिवार के अमीरों को कभी महंगाई का मतलब समझ ही नहीं आया। आपने 2014 में गरीब के इस बेटे को देश की सेवा का अवसर दिया। कच्ची छत के नीचे रहने की तकलीफ क्या होती है, ये मुझे पता है। जब घर में राशन नहीं होता तो एक मां पर क्या बीतती है, ये मुझे पता है। जब दवा खरीदने के लिए घर में पैसे नहीं होते तो बेबसी कितनी ज्यादा होती है, ये मैं जानता हूं। और इसलिए मैंने ठाना कि जब तक गरीब की हर चिंता दूर नहीं करूंगा,
मैं चैन से नहीं बैठूंगा। हमारी सरकार ने गरीब के लिए एक एक करके ऐसी योजनाएं बनाई, गरीब को उसका हक दिया। आज सरकार के इन प्रयासों का ही नतीजा है कि देश में 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। तो मैंने ये आपके सामने पहले बात रखी क्योंकि ये विचारधारा की लड़ाई है। देश में आपकी जगह कहां होनी चाहिए, उस बात की लड़ाई है। अब आप देखिए, छोटा सा आंकड़ा आपको देता हूं। आदिवासियों की आबादी देश में 8% है। मैंने आंकड़े निकाले, मैंने पता लगाया कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों में, उनके मालिकों में आदिवासी कितने हैं, सीनियर मैनेजमेंट में आदिवासी कितने हैं। आप हैरान होंगे कि अगर आप हिंदुस्तान की 200 सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकालो, उनकी मालिकों की लिस्ट निकालो, उनकी सीनियर मैनेजमेंट की लिस्ट निकालो, आपको वहां एक आदिवासी नाम नहीं मिलेगा। 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज वाली जो आयुष्मान भारत योजना चलाई है, वो भी गरीबों के बहुत काम आ रही है। सिवनी से राहुल गांधी और बस्तर से पीएम मोदी की चुनावी जनसभा को आप सुन रहे थे।